चुंबकत्व मापी। चुंबकत्व मापी के अंतर्गत कल हमने क्या देखा था? विक्षेप चुंबकत्व मापी की सहायता से दो चुंबकों की चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करना, है ना। इसके अंतर्गत हमने दो विधियां का अध्ययन किया। पहला विधि विक्षेप विधि और दूसरा शून्य विक्षेप विधि। तो इन दोलन चुंबकत्व मापी मतलब विक्षेप चुंबकत्व मापी की सहायता से हमने क्या किया था? दो चुंबकों की चुंबकीय आघूर्णों की तुलना की थी। ठीक इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? दो चुंबकों की जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी तुलना हम क्या कर सकते हैं? दोलन चुंबकत्व मापी की सहायता से कर सकते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे कि दोलन चुंबकत्व मापी क्या है ना, और उसके सिद्धांत पर वो कार्य करते हैं और उसकी सूत्र की स्थापना करना, है ना, और उस पर आधारित सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से कल जो हमने देखा था विक्षेप चुंबकत्व मापी की सहायता से हम क्या करते हैं? दो चुंबकों की चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करना। ठीक, तो आज हम दोलन चुंबकत्व मापी देखेंगे और उसके आधारित कि हम कैसे दो चुंबकों की चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करके दोलन चुंबकत्व मापी की सहायता से उनके आघूर्णों का तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो दोलन चुंबकत्व मापी, सबसे पहले ये बात आता है कि दोलन चुंबकत्व मापी क्या होता है। ठीक है, या इसकी बनावट जो होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक, जैसे कल हमने विक्षेप चुंबकत्व मापी देखा था। ठीक है, उसके पैमाने देखे थे, उसके अंदर जो दिक्सूचक बॉक्स होता है उसको हमने देखा था। ठीक है, और किस तरीके से हम चुंबक को उस पर जो है ले जाते हैं तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है ना। तो ये सारी चीजें देखा था। आज हम देखेंगे कि दोलन चुंबकत्व मापी किसे कहते हैं और ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम उपकरण की बात करें तो जो उपकरण होता है वो इस प्रकार का होता है। ये है दोलन चुंबकत्व मापी। ठीक है, ये क्या चीज है? दोलन चुंबकत्व मापी। इसकी जो बनावट होती है तो इसको जब आप देखेंगे तो ये पूरे लकड़ी का बना होता है। ठीक है, इसके जो पार्ट होते हैं पूरे किसके बने हैं? इधर लकड़ी के बने होते हैं, है ना। और इसमें दो जो होते हैं आमने सामने। ठीक है, इसके आमने सामने जो होते हैं ये इस प्रकार से जो है इसके दरवाजे होते हैं जिसमें क्या लगा रहता है? कांच लगा रहता है। ठीक है, दो जो होते हैं इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जिसको हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। ठीक, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं? आगे पीछे चला सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसके पीछे जो है, पीछे वाला जो भाग है इसको भी आप देख सकते हैं कि इसका भी जो है ये पिछला वाला भाग, इसमें भी क्या रहता है? इस प्रकार से लकड़ी का एक दरवाजा जो है बना रहता है ना, जो किसका रहता है? कांच का दरवाजा इसमें लगा रहता है। ठीक, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? आगे पीछे खिसका सकते हैं। ठीक है, इसके उपरांत इसकी जो बनावट होती है इसमें आप देख सकते हैं कि ये दो पेच लगे होते हैं। ठीक है, ये दो पेच का क्या काम है? तो ये दो पेच जो होते हैं इसको क्या करता है? क्षैतिज अवस्था में लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको आगे पीछे इस प्रकार से खिसका कर क्या कर सकते हैं? इसको क्षैतिज अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्षैतिज अवस्था जो है संतुलित रहे इसके लिए हम क्या करते हैं? इन पेचों का प्रयोग करते हैं, यानी आगे पीछे खिसकाकर इसके क्षैतिज अवस्था में लाते हैं। अब ये क्षैतिज अवस्था में आया कि नहीं आया इसका जांच किससे करते हैं? स्प्रिट तलदर्शी से। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिट तलदर्शी रखते हैं चारों ओर और देखते हैं कि ये क्षैतिज अवस्था में आया कि नहीं आया। इसके साथ साथ जो दोलन चुंबकत्व मापी होता है इसके ऊपर एक छिद्र बना होता है। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या बना हुआ है? ये एक छिद्र बना है। ठीक, इस छिद्र में क्या होता है? एक कांच की नली होती है। ठीक है, कांच की नली दिख रहा है आपको, है ना। ये जो कांच की नली होती है उसमें ऊपर एक टोपी लगा होता है, ये वाला भाग। ठीक है, इसको मरोड़ टोपी कहते हैं। कौन सी टोपी कहते हैं? मरोड़ टोपी। ठीक है, और इस मरोड़ टोपी में आप देख सकते हैं ये रेशम का एक धागा बंधा होता है। ठीक है, ये रेशम का धागा जो है क्या होता है? इसमें बंधा होता है। ठीक, लगा होता है। और दूसरा जो सिरा होता है रेशम के धागे का दूसरा सिरा, इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसा देख सकते हैं, ये देखिए इसमें रेशम के जो धागा होता है इस पर आपका यहाँ पे एक रकाब बंधा होता है। ठीक
ठीक है। अब रकाब क्या होता है, ये अचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम आदि से ये रकाब बना होता है, जिस पर हम जब प्रयोग करेंगे तो इसमें जो जिस दंड चुंबक का हम प्रयोग करेंगे उस दंड चुंबक को उसमें रखेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसकी जो बनावट होती है ऐसा होता है। और इसके साथ साथ जब हम इस प्रयोग को करते हैं, है ना, तो इसको पूरी ये जो इसके दरवाजे जो होने हैं वो कैसे होने चाहिए, इसे पूर्णतः बंद होने चाहिए। क्यों, ताकि इसके अंदर हवा प्रवेश ना करे। यदि हवा प्रवेश करेगा तो वो क्या करेगा, विक्षेप देगा, है ना, और प्रयोग को हमारा क्या ला देगा, प्रयोग में हमारी त्रुटियां ला देगा, ठीक है। इसलिए हम जब भी प्रयोग करेंगे तो इस दरवाजे को पूर्णतः क्या करेंगे, इस प्रकार से इसका आकार से बंद कर देंगे, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार से हवा इसमें प्रवेश ना करे। अब इसके जो दोलन जो होगा अंदर दंड चुंबक में जो दोलन होगा उसको हमको काउंट करना है, उसको गिनना है। तो ये आप ये वाला भाग देख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे ये क्या बनी होती है, खिड़कियां बनी होती है। ये भी कांच की होती हैं खिड़कियां, ठीक है, क्या की होती है, कांच की खिड़कियां होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अंदर जो दोलन हो रहा है उसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये दो ऊपर में क्या बनी रहती हैं, खिड़कियां बनी होती हैं। इसके साथ साथ ये जो दोलन चुंबकत्वमापी होता है इसमें क्या बना होता है, ये समतल का कांच लगा होता है। क्या लगा होता है, समतल का कांच, ठीक। ये अंदर में क्या लगा रहता है, समतल का कांच, ठीक, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये समतल का कांच लगा होता है और इसमें एक समानांतर रेखा खींची हुई होती है। अंदर में जहाँ पे हमारा रकाब रखा है उसके जस्ट नीचे जो तल होता है वहां पर जो आपका समतल कांच है उसमें एक समांतर रेखा ऐसी खींची होती है, ठीक है। जब हम प्रयोग करते हैं तब इसका सर्वप्रथम क्या करते हैं, समंजन करते हैं, ठीक। जब ये क्षैतिज तल में आ जाता है तब इसकी जो रेखा होती है, ठीक है, जो समतल दर्पण में जो रेखा बनी हुई है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको चुंबकीय आम्योत्तर में लाने के लिए इस दिक् सूचक बॉक्स को इसके अंदर इस प्रकार से रखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है दिक् सूचक बॉक्स, ठीक है। ये दिक् सूचक बॉक्स को हम कहाँ रखते हैं, इसके अंदर रखते हैं और अंदर उस स्थान पर रखते हैं जहां पर क्या है, वो रेखा है, ठीक है, जो समांतर रेखा बनी है अंदर में वहां पे हम रखते हैं और इसको इस तरीके से घुमाते हैं कि हमारा दिक् सूचक बॉक्स का संकेत और वो रेखा कैसे आ जाए, समांतर में आ जाए। जब वो समांतर में आ जाता है तो ये समझ जाते हैं कि ये जो उपकरण है वो चुंबकीय आम्योत्तर की स्थिति में आ गया, ठीक है। जब हमारा दिक् सूचक बॉक्स की संकेत और समतल दर्पण में बना जो रेखा होता है वो समानांतर आ जाता है, समानांतर की स्थिति में आ जाती है, तब हम ये समझते हैं या मानते हैं कि ये जो उपकरण है वो चुंबकीय आम्योत्तर की अवस्था में आ गया, ठीक। उसके बाद हम इस दिक् सूचक बॉक्स को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, दिक् सूचक बॉक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। अब जो है इसमें क्या है, ये जो दोलन चुंबकत्वमापी है इसकी जो रेशम का धागा जो लगा हुआ है इसमें क्या हो सकता है, ऐंठन हो सकता है। इस ऐंठन को दूर करने के लिए हम एक पीतल का क्या लेते हैं, पीतल का एक छड़ लेते हैं और उसको इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें ये जो दिख रहा है रकाब इसमें क्या कर देते हैं, ऐसा रख देते हैं, ठीक है, इस रकाब में ऐसा रख देते हैं, ठीक। इसको रखने के बाद इसमें हम इसको इस प्रकार से मरो टोपी को घुमाते हैं कि वो जो रकाब है वो बिल्कुल रेखा के क्या हो जाए, मतलब ये जो रकाब में जो पीतल का जो छड़ रखा हुआ है उसको इस प्रकार से हम इस मरोड़ टोपी को घुमाते हैं कि इसमें जो ऐंठन उत्पन्न हुई है, ठीक है, रेशम के धागे में जो ऐंठन उत्पन्न हुई है वो कैसा हो जाए, दूर हो जाए, ठीक। जब ये दूर हो जाता है तब हम यहाँ से इस पीतल के छड़ को हटा लेते हैं। यानी पीतल के छड़ का ये काम होता है कि रेशम के छड़ में रेशम के धागे में जो ऐंठन उत्पन्न हुआ है उसको दूर करना। उसके बाद जो हम जिस चुंबक का चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करना चाहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम जो है कहाँ पे रख देंगे, इस रकाब में रख देंगे इस प्रकार,
इस प्रकार रख देंगे। ठीक है, कुछ देर में यह जो चुंबक होता है वो स्थिर हो जाता है और उस रेखा जो समतल दर्पण में रेखा बनी है उसके समानांतर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से जब हम इसको बंद करेंगे दरवाजे को, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कुछ देर बाद स्थिर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रयोग को करते समय हमको इस दरवाजे को क्या करना है, बंद करना है, ताकि किसी भी तरीके से हवा जो है या वायु जो है अंदर प्रवेश ना करे और इसका जो है दोलन क्या हो जाए, बंद हो जाए और ये स्थिर हो जाए। ठीक है, इसके पश्चात जब ये स्थिर हो जाता है, ठीक, ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से जब ये स्थिर हो जाए तब हम क्या करते हैं, एक बाहर से एक चुंबक लाते हैं। ठीक है, उसके नजदीक क्या करेंगे, बाहर से एक चुंबक लाएंगे जो उसमें क्या कर देता है, इस प्रकार से विक्षेप उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इसमें बाहर से हम दोलन मतलब बाहर से हम चुंबक लाते हैं और इसको हटा लेते हैं तो इसमें क्या होने लगता है, विक्षेप आ जाता है। ठीक, पूर्व में ये स्थिर रहेगा, जैसे ही हम एक चुंबक लाएंगे उसमें क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, ये दूसरा चुंबक है। ठीक, जिस चुंबक का हमको चुंबकीय आघूर्ण या जिस चुंबक का हमको क्या करना है, उसका दोलन काल गिनना है। ठीक, उसके लिए उसको हम कहाँ पे रख दिए हैं, उसको रकाब में रख दिए हैं। ठीक है, और ये जो चुंबक है इसको हम क्या करते हैं, इसके पास लेकर आते हैं और पास लेकर जैसे ही आएंगे उसमें पुनः विक्षेप होगा, विक्षेप होने से हम इसको हटा लेते हैं और ये जितने बार ये दोलन करता है उस समय को हम गिन लेते हैं। तो ये जो होता है दोलन चुंबकत्वमापी का कार्य होता है। तो सर्वप्रथम इसके सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत क्या होता है, पहले आपको मैंने बताया कि दोलन चुंबकत्वमापी में जैसे ही हम क्या करते हैं, चुंबक को रखते हैं, है ना, दोलन चुंबकत्वमापी में क्या करते हैं, जैसे ही हम चुंबक को रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो चुंबक हमने दोलन चुंबकत्वमापी में रखा है, पूर्व में कैसे आ जाता है, पूर्व में देखा आपने कि जब हम उसको समंजित करते हैं, ठीक है, पूर्व में आपने देखा कि जब हम उसको क्या करते हैं, समंजित करते हैं तो वो स्थिर अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाता है, स्थिर अवस्था में, ठीक है ना। लेकिन कुछ देर बाद हम वहां पे क्या करते हैं, एक दूसरा चुंबक लेके आते हैं, तब उसमें क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। यानी पूर्व में जब हम उसको क्या करते हैं, इस तरीके से चुंबकीय अमोत्तर में ऐसा हम समंजित कर देते हैं, है ना, तो जो दंड चुंबक उसके ऊपर रखा है, रकाब के ऊपर रखा हुआ है, वो ऐसे संतुलन की अवस्था में, स्थिर अवस्था में आ जाता है। ठीक है, कैसे अवस्था में आ जाता है, स्थिर अवस्था में आ जाता है। लेकिन जब ये स्थिर अवस्था में आ जाता है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा चुंबक ऐसे लेकर आते हैं, तब इसमें क्या होने लगता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हम चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो क्षैतिज तीव्रता होता है वो क्या होता है, H होता है। पृथ्वी का क्षैतिज तीव्रता क्या होता है, H होता है। ठीक है, जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तब पूर्व में यह चुंबक जो होता है वह स्थिर अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है। ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद जब हम दूसरा चुंबक उसके आसपास में लेके आते हैं तब इस चुंबक में ऐसा विक्षेप होता है। ठीक है, और ये चुंबक जो होता है क्या हो जाता है, थीटा कोण विक्षेपित हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो चुंबक होता है दूसरे चुंबक के लाने से इसमें इस प्रकार से विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कितना कोण विक्षेपित होता है, यहाँ से थीटा कोण विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, कितना कोण विक्षेपित हो जाता है, थीटा कोण विक्षेपित हो जाता है। ठीक, अब इस दंड चुंबक पर ये जो पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता है ये एक बलयुग्म लगाएगा। ठीक है, यदि इस दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m है तो इस पर MH इस प्रकार से एक बलयुग्म ऊपर, यहाँ पे नीचे की ओर और यहाँ पे ऊपर की ओर क्या करता है, लगाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता है। ठीक, तो दंड चुंबक जैसे ही अपनी पूर्वावस्था से कहाँ पे चला जाता है, इस ओर चला जाता है, तो इस पर क्षैतिज
तीव्रता जो होता है वो क्या लगाता है, एक बल लगाता है और एक बल युग्म इसके कारण से निर्मित हो जाता है। और ये बल युग्म क्या काम करता है, ये बल युग्म इसको इसके समानांतर, इस चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। यानी इस माध्य स्थिति में, इसे हम यदि माध्य स्थिति मान लें तो माध्य स्थिति में क्या करने का प्रयास करता है, यह बल युग्म इसे लाने का प्रयास करता है। परंतु हमको पता है कि चुंबक जो है अभी कैसी स्थिति में आ गया है, गति अवस्था में आ गया है, इसलिए यह चुंबक इस माध्य स्थिति में ना ठहर कर कहाँ पे चला जाता है, इसकी दूसरी ओर, ठीक है, इसकी दूसरी ओर। पुनः जो है ये जो क्षैतिज तीव्रता है ये क्या करता है, इस पर एक बल युग्म लगाता है और इसको माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। माध्य स्थिति में जैसे ही इस बिंदु पर पहुंचता है, चूंकि चुंबक में गति है, यह कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक। उसी तरीके से ये क्रिया लगातार चलते रहता है। ये क्षैतिज तीव्रता इसे इस माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, जबकि जो चुंबक में गति है वो उसको क्या कर देता है, दूसरी दिशा में विक्षेपित कर देता है। इस तरीके से इसमें दो जो बल होते हैं, है ना, दो बल युग्म काम करते हैं। एक तो इस क्षैतिज तीव्रता के कारण प्रत्यानयन बल युग्म, है ना, क्षैतिज तीव्रता H के कारण प्रत्यानयन बल युग्म, और दूसरा इस चुंबक में जो गति है ना, जो गति है जिसको विक्षेपक कहते हैं, वह प्रत्यानयन विक्षेपक बल युग्म काम करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें गति है इसलिए इसको क्या कहेंगे, विक्षेप, गति है इसलिए इसमें विक्षेप आ रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, विक्षेपक बल युग्म। तो दो बल युग्म क्या करते हैं, इस चुंबक पर काम करते हैं। एक बल युग्म उसको क्या करता है, माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, और दूसरा जो विक्षेपक बल युग्म होता है उसको विक्षेपित कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि माध्य स्थिति में जब आता है और विक्षेप जब होता है तो उसकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। ये जो बल होता है क्या होता है, बराबर होता है ना, जो बल युग्म लगता है वो बराबर होता है किंतु विपरीत, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, दो बल युग्म काम करता है। एक तो कौन सा बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक है, एक प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक। प्रत्यानयन बल युग्म किसके कारण से, इस क्षैतिज तीव्रता, ठीक है, क्षैतिज तीव्रता के कारण प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक। प्रत्यानयन बल युग्म, इसका प्रत्यानयन बल युग्म क्या हो जाएगा, कैपिटल M, जब निकालेंगे तो प्रत्यानयन बल युग्म M भी हो, MH हो गया, ठीक है। प्रत्यानयन बल युग्म क्या हो गया, MH। अब प्रत्यानयन बल युग्म MH, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ठीक। अब क्या निकालें, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल MH साइन थीटा, क्योंकि हम आघूर्ण का सूत्र पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चुंबकीय आघूर्ण इंटू H इंटू साइन थीटा, ये विक्षेप थीटा, ठीक। तो इस तरीके से प्रत्यानयन बल युग्म लगने के कारण से उसमें प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक। अब आपको मालूम है कि कितना कोण यह जो है विक्षेपित हो रहा है, विक्षेपित थीटा कोण हो रहा है ना, थीटा कोण विक्षेपित माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति से यदि थीटा कोण विक्षेपित होता है, ठीक है, माध्य स्थिति से कितना कोण विक्षेपित हुआ, थीटा कोण। तो जब माध्य स्थिति से थीटा कोण विक्षेपित हो जाता है तो यहाँ पे चुंबक कैसे आ गया, गति अवस्था में आ गया, और गति अवस्था में आ गया तो त्वरण भी उत्पन्न होगा, और कोण बनाते हुए त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यदि माध्य स्थिति से यदि थीटा कोण विक्षेपित होता है तो कोणीय त्वरण अल्फा, कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न होता है। अब इस चुंबक का इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या हो, I हो,
चुंबक का अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I है, तब चुंबक का अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I है, तब, है ना। विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण इक्वल टू हो जाएगा जो त्वरण हमारा उत्पन्न हुआ है अल्फा, है ना, और क्या हो जाएगा I, इनका गुणनफल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो चुंबक, दंड चुंबक पूर्व में यहाँ पे स्थिर था, ठीक है, उसके बाद जब हम दूसरा चुंबक इसके समीप लाए तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया, ऐसे विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो यही जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बल युग्म, विक्षेपक बल युग्म के कारण से विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा। उसके बाद ये इस अवस्था से इसको माध्य अवस्था में लाने के लिए इस प्रकार से इसमें कौन सा बल युग्म काम करेगा, प्रत्यनयन बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बल युग्म आघूर्ण जो होता है उसको विक्षेप करता है और एक जो है उसको माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो बल आघूर्ण होते हैं वो बिल्कुल बराबर किंतु विपरीत होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि प्रत्यनयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर हो जाएगा विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण के, है ना। तो प्रत्यनयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर हो जाएगा किसके, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो एक बल युग्म लग रहा है उसके विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, दूसरा बल युग्म काम कर रहा है। ये दोनों बराबर किंतु कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो यहां से प्रत्यनयन बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, mh sin थीटा, और यहाँ पे विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू I। ठीक, चूंकि ये दोनों बराबर किंतु कैसे होते हैं, विपरीत, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस चिन्ह, है ना, ऋण चिन्ह, जो कि इसको बताता है कि ये बराबर किंतु कैसे है, विपरीत है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। ठीक है, इसको और आगे हल करते हैं। उस दिशा को पहले लिख लेते हैं, अल्फा इंटू आई इक्वल टू, इधर साइन लगा देते हैं माइनस mh साइन थीटा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब थीटा जो विक्षेपित हो रहा है वो बहुत कम है। ठीक है, थीटा जो विक्षेप हो रहा है वो क्या है, बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है। तब क्या करेंगे, तब क्या हो जाएगा, तब आपका अल्फा इंटू आई इक्वल टू माइनस mh साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा। ठीक है ना, जब आपका थीटा बहुत छोटा होता है तब साइन थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो ये हो गया आपका थीटा। ठीक, तो इस तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। अब यदि हम अल्फा का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका मान निकालना चाहें तो अल्फा इंटू आई इक्वल टू माइनस mh थीटा, अल्फा इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, माइनस mh थीटा इंटू आई। ठीक है, माइनस mh थीटा इंटू थीटा अपॉन आई। ठीक, अब
अल्फा का मान ये निकल गया है ना, अल्फा इज इक्वल टू ये निकल गया। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अल्फा का जो मान निकला है यहाँ पे, ठीक है, इस समीकरण को हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर पहला, समीकरण पहला। ठीक है, यहाँ पर जो MH/I है ये क्या हो सकता है, एक नियतांक मान, क्योंकि चुंबक के लिए M और H और I का मान नियत है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, MH/I इज इक्वल टू, इस मान को लिख सकते हैं नियत। नियत ये मान हो जाएगा म्यू के बराबर मान लीजिए, तो ये नियतांक, क्योंकि MHI क्या होता है, नियत होता है। तो यहाँ पे अल्फा जो हो जाएगा बराबर, यहाँ पे म्यू लगा सकते हैं, है ना, माइनस चिन्ह को यदि छोड़ दिया जाए तो म्यू इंटू थीटा, ठीक है ना। और चूंकि ये नियत है, नियत मान, तो हम यहाँ पर इसको हटाकर क्या लगा सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह, तो अल्फा समानुपाती हो जाएगा थीटा के। ठीक है, तो इस तरीके से अल्फा जो होता है थीटा के समानुपाती होता है, अल्फा क्या होता है, थीटा के समानुपाती होता है। यानी कोणीय त्वरण जो होता है विक्षेप के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि यह जो दंड चुंबक रखा हुआ है वो सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक है, सरल आवर्त गति कर रहा है। तो सरल आवर्त जब गति करता है तो हम उसका आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल कैसे निकालें, आवर्तकाल यहाँ पे ये लिख लेंगे कि सरल आवर्त गति, ये कैसी गति कर रहा है, सरल आवर्ती गति। तो आवर्तकाल हमने पढ़ा है, इसका सूत्र T इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ विस्थापन बटा त्वरण। क्या पढ़ा है, विस्थापन बटा त्वरण। ठीक है, तो यहाँ से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, उस ये जो चुंबक है जो दोलन कर रहा है, ठीक है, उसका हम समय निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ विस्थापन बटा त्वरण। क्या चाहिए मान, विस्थापन, विस्थापन थीटा और त्वरण अल्फा। तो यहाँ से पहला समीकरण जो है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। पहले समीकरण का प्रयोग करें तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से पहले समीकरण का प्रयोग करें तो हम क्या करें, अल्फा को इधर ले जाएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, इसी को आगे हल करने से थीटा अपॉन अल्फा, थीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, थीटा अपॉन अल्फा, ये आई उधर चला जाएगा, आई अपॉन एम एच, आई अपॉन एम एच। माइनस साइन को हम क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से किसका मान निकल जाएगा, थीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, यहाँ पर विस्थापन बटा त्वरण, विस्थापन कितना, थीटा, विस्थापित ये हो रहा है थीटा कोण, और त्वरण, त्वरण आपका अल्फा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहले समीकरण से थीटा अपॉन अल्फा का जो है मान निकाल लिया। कितना निकला, आई अपॉन एम एच, आई अपॉन एम एच। ठीक है, इस तरीके से जो यह चुंबक इस पे क्या करता है, इस तरीके से सरल आवर्त गति करता है, इधर जाता है, फिर माध्य स्थिति में पुनः यहाँ, फिर ये माध्य स्थिति में पुनः, ये क्रिया जो है चलती रहती है, जिसको हम गिन करके उसका जो है 20 जैसे दोलन कराना है तो उसका हम क्या गिन लेते हैं, टाइम। ठीक है, और इस सूत्र के माध्यम से टी का गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टी का मान हमको प्राप्त हुआ। किसका मान प्राप्त हुआ, आवर्तकाल टी का। इस सूत्र में आप देख रहे हैं, इस सूत्र को हम लिखते हैं समीकरण 2। इस समीकरण 2 में टी जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आई के मान पर। किस पर निर्भर करता है, आई, मतलब जड़त्वाघूर्ण, चुंबक का जड़त्वाघूर्ण है ना, जड़त्वाघूर्ण अधिक होगा तो टी का मान अधिक होगा। एम चुंबकीय आघूर्ण यदि अधिक होगा तो टी कम होगा। ठीक है, एच अधिक होगा तो टी कम होगा। ठीक, आई जो कि हमने कहा कि ये चुंबक का क्या है, जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, इसका मान किस पर निर्भर करता है, चुंबक की लंबाई, चौड़ाई और उसके भार पर, है ना, द्रव्यमान पर। तो यहाँ पर यदि चुंबक आयताकार है, चुंबक कैसा है, आयताकार है, तो यहाँ पर आई का जो मान होता है
वो W इंटू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 12 होता है, जहाँ पर ये जो है इसका द्रव्यमान होता है ना, चुंबक का द्रव्यमान होगा, L उसकी लंबाई होता है और B जो होता है उसकी चौड़ाई होता है। लेकिन यदि हमारा जो चुंबक है वो कैसा है, बेलनाकार है, ठीक है, बेलनाकार है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है I इक्वल टू W इंटू एल का स्क्वायर अपॉन 12 प्लस R का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, जहाँ पर ये जो है द्रव्यमान है ना, और मतलब भार, और ये जो है उसका लंबाई है ना, ये क्या है, लंबाई है, और ये उस चुंबक का त्रिज्या, ठीक। तो इस तरीके से हम इसके मान निकाल सकते हैं। अब इस पर आधारित एक सवाल देखते हैं। एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है, 6.4 गुणित 10 की घात ऋण 5 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर है। दंड चुंबक एक क्षैतिज तीव्रता 3.2 गुणित 10 की घात ऋण 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर में रखा गया है, जिसमें चुंबक पाई दोलन, जिसमें चुंबक का दोलन काल पाई है, तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना है। तो सबसे पहले हमको मालूम है हल करने से पहले कि हम क्या करेंगे, मानों को लिखेंगे, ठीक है, मान को क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक। सबसे पहले मान लिख लेंगे, चुंबकीय आघूर्ण I बराबर कितना है, 6.4 गुणित 10 की घात ऋण 5, ठीक है, किलोग्राम में दिया है, किलोग्राम मीटर। उसी तरीके से यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, H का मान दिया है 3.2 गुणित 10 की घात ऋण 5, ठीक है, और दोलन काल कितना दिया है, T का मान दिया है पाई, हमको निकालना है M का मान, ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको क्या करें, हम हल कर दें। हमारे पास जो सूत्र है अभी निकला है, सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है, T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन एम एच, ठीक है। यदि दोनों पक्षों में वर्ग ले लें, दोनों पक्षों में क्या करें, वर्ग लें, तो क्या हो जाएगा, ये T का स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्ग लेंगे तो पूरा में वर्ग आएगा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग पाई की घात 2, और इसका वर्गमूल जो है क्या हो जाएगा, वर्गमूल से हट जाएगा, ठीक। तो I अपॉन एम एच, ठीक है। हमको किसका मान निकालना है, M का। तो M को कहाँ ले जाए, इस ओर, और T को यहाँ ले आए नीचे की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, M ऊपर गया इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर इंटू I ये वाला अपॉन T जो है
नीचे आ जाएगा। तो सूत्र निकल जाएगा m इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर इंटू आई अपॉन टी का स्क्वायर। अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। ये 4 इंटू पाई का स्क्वायर है ना अपॉन इंटू आई, ठीक है ना। आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा अपना, अच्छा ये h अपना यहाँ पे बचा रहेगा, ठीक है। ये h जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आई का मान कितना 6.4 गुणित 10 की घात ऋण 5 बटा टी का स्क्वायर। टी का मान कितना दिया है, वेरी गुड, पाई है ना। पाई दिया है मतलब क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि टी का स्क्वायर है, ठीक। अब ये जो h का मान कितना निकाले हैं अपन 3.2 गुणित 10 का घात 3.2 गुणित 10 का घात ऋण 5, ठीक है। इस तरीके से ये मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। m का मान निकालना है तो m बराबर, इसको हल करें अपन, ठीक है। हल करेंगे तो क्या होगा बताइए, हाँ पाई के स्क्वायर से कट गया, ठीक। अब 4 गुणित अपने पास बचा है 6.4 गुणित, अच्छा 10 की घात ऋण 5 और 10 की घात ऋण 5, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10 की घात ऋण 5 10 की घात ऋण 5 कट जाएगा। बचा कितना 4 गुणित 6.4 ऊपर में और नीचे में कितना बचा, नीचे में बचा 3.2, कितना बचा 3.2, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मान है हमारा बचता है, ठीक है ना। यहाँ पर m का जो मान है कितना निकल जाएगा, m का मान निकल जाएगा। इसके लिए क्या करें, इन दशमलव को हटाना पड़ेगा, ठीक है। दशमलव को हटाने के लिए 10 का ऊपर गुणा कर दें, ठीक है, और 10 का नीचे, एक दशमलव के बाद है इसलिए 10 का ऊपर गुणा कर देते हैं और 10 का नीचे जो है अपन गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 गुणित ये हो जाएगा 64 बटा क्या हो जाएगा 3.2 है ना, मतलब कितना हो जाएगा 10 का गुणा करने से 32, ठीक। अब इसको भाग दीजिए 32 से कम, 32 दूनी 64, 32 दूनी क्या हो जाएगा 64, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो मान आया 4 गुणित 2, ठीक है, 4 गुणित 2 और 4 गुणित 2 बचा केवल, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इसका जो चुंबकीय जो आघूर्ण होता है ना, चुंबकीय आघूर्ण, उसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है आपका एम्पियर और मीटर का स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो है इसका सवाल जो हल होता है। तो आज हमने देखा कि आवर्तकाल किस तरीके से हमको आवर्तकाल गणना करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।